हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम साइंस के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और साइंस में भी यहाँ पर हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल। तो कोशिका से जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको यहाँ पर याद रखना है कि नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। यहाँ से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नाभिक के अलावा कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है फ्रेडरिक मिशर का नाम। आपसे पूछा जाएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था आपका जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो आपको बताना है कि सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पर बदलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका अंग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। देखिए, यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। पादप विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है जो कि द्विवलियक या एक वलियक होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है और अन्य प्रश्न यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको मानव में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 46। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 पाई जाती है। यहाँ पर आप इसे थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए, पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY, महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा उत्परिवर्तन। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। देखिए, इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? सही आंसर ऑप्शन डी होगा छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के मामले में भिन्न होती है।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। 9th क्वेश्चन है आपका, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस भी कहलाता है। देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आपको ध्यान रखना है, श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 13वां क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ए तथा बी, यानी कि प्रोटीन से और लिपिड से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अद्र पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा, मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती हैं। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका अंगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन्हें यहाँ पर आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम्स लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, तिल्ली। आपको याद रखना है, मानव शरीर की तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। देखिए लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन पहचानना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी का कहना है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, जो कि असत्य है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण की। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो आप इन्हें समझ सकते हैं। देखिए स्तंभ कोशिकाएं ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। तो यहाँ पर ये कथन आपके सही हैं, जबकि ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो स्टेम सेल्स एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ
कि कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा एपोटोसिस। देखिए एपोटोसिस इसे कहते हैं, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। 19 क्वेश्चन है आपका, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा क्रेब्स चक्र, इसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। इसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कोशिका से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है आनुवांशिकता से, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। आनुवांशिकता की खोज जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा गार्डेन पी, यानी कि मटर। इन्होंने मटर पर अपने प्रयोगों को किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम इन्होंने बताया प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम बताया पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये आपके 3 नियम हैं जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा लैंगिक जनन। तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा जीन्स के चित्रण से। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा क्रोमोसोम्स के द्वारा। देखिए जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं और इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वोल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियोवायरस। सातवां क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा सुटन एवं बावेरी ने। देखिए वॉल्टर सुटन तथा थियोडोर बावेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था। आठवां क्वेश्चन है, जीन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग। तो जीन क्या है? यह डीएनए का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन के भीतर
अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। उद्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। 10वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा जीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्थिर रहती है। तो गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। 12वां क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। 13वां क्वेश्चन है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा बारबरा मैक्लीटॉक। तो बारबरा मैक्लीटॉक के द्वारा जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर आप जंपिंग जीन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। देखिए, जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लीटॉक थे, जिन्हें 1983 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे यानी कि स्पॉट्स पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। 14वां क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? सही आंसर ऑप्शन बी होगा टायरोसिन। तो डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक एमिनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। 15वां क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय क्षार समाचार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाचार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल या वह साइटोसिन होती है। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। 16वां क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक तथा विलिंकिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर ने की थी। इन्हें आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, विलिंकिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने
एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत की। इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, राइबोजाइम्स होते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी होगा आरएनए। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 19 क्वेश्चन है आपका, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। यहाँ पर आपको 4 बताए गए हैं। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले व्यक्ति, एक्सरे तकनीकी व्यक्ति, कोयला खनक या रंगरेज और रंग साज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा केवल 2। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आनुवांशिकता नामक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका जैव उर्वरक होगा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।